क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ युद्ध सिर्फ जमीन या ताकत के लिए नहीं होते, बल्कि इंसानों के डर, सोच और मानसिकता के कारण भी होते हैं? ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव भी सिर्फ मिसाइलों और सेनाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। अगर हम इस संघर्ष को सच में समझना चाहते हैं, तो हमें इसके पीछे छिपी इंसानी सोच और साइकोलॉजी को समझना होगा। हर देश की तरह इजराइल और ईरान भी अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि यह संघर्ष इतना जटिल और संवेदनशील बन जाता है। इजराइल के लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर बहुत गहरा डर है। इसका कारण उनका इतिहास है। यहूदी समुदाय ने सदियों तक अलग अलग देशों में अत्याचार और भेदभाव का सामना किया। इसी वजह से जब 1948 में इजराइल एक देश के रूप में बना, तो उसके नेताओं ने सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर दुश्मन हमला करे तो क्या होगा। इसलिए इजराइल की सैन्य नीति हमेशा बहुत आक्रामक और सतर्क रही है। इजराइल का मानना है कि अगर खतरा आने वाला है, तो इंतजार करने के बजाय पहले ही उसे खत्म कर देना बेहतर है। यही वजह है कि इजराइल अक्सर संभावित खतरों पर जल्दी और मजबूत प्रतिक्रिया देता है। ये सोच एक तरह की सर्वाइवल साइकोलॉजी से आती है, जहां देश को लगता है कि अगर वो कमजोर पड़ा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान की सोच भी अपनी जगह अलग और मजबूत है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल गई। इस क्रांति के बाद ईरान ने खुद को पश्चिमी देशों और इजराइल के विरोध में एक ताकत के रूप में पेश किया। ईरान की राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा में ये विश्वास है कि उन्हें मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाना है और उन ताकतों का विरोध करना है जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। इसी कारण ईरान अक्सर इजराइल की नीतियों की आलोचना करता है और कई बार खुले तौर पर विरोध भी करता है। ये विरोध सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि विचारधारा और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। मानव मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है हम और वे, यानी इन ग्रुप और आउट ग्रुप की भावना। जब लोग खुद को किसी एक समूह से जोड़ लेते हैं, तो वे अपने समूह को सही और दूसरे समूह को गलत मानने लगते हैं। देशों के बीच भी यही होता है। ईरान और इजराइल दोनों अपने अपने लोगों को ये समझाते हैं कि उनका देश सही है और दूसरा देश खतरा है। इससे लोगों के मन में डर और गुस्सा दोनों बढ़ते हैं। जब जनता के मन में ये भावना मजबूत हो जाती है, तो नेताओं के लिए भी कठोर फैसले लेना आसान हो जाता है। आधुनिक युद्धों में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मानसिक युद्ध। इसका मतलब है कि दुश्मन के दिमाग में डर और असुरक्षा पैदा करना। कभी अचानक सैन्य कार्रवाई, कभी सख्त बयान, कभी मीडिया में खबरें। ये सब दुश्मन पर मानसिक दबाव बनाने के तरीके होते हैं। जब एक देश दूसरे देश को बार बार ये दिखाता है कि वो बहुत ताकतवर है, तो वो दुश्मन के मन में अनिश्चितता और तनाव पैदा करता है। कई बार ये रणनीति युद्ध को रोके रखने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि डर ही कई बार हमला होने से पहले ही संतुलन बना देता है। इस संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तत्व है अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी। जब दो देशों के बीच भरोसा नहीं होता, तो हर छोटी घटना भी बड़े खतरे जैसी लगने लगती है। अगर एक देश मिसाइल परीक्षण करता है, तो दूसरा देश सोचने लगता है कि शायद ये हमला करने की तैयारी है। इसी तरह अगर कोई सैन्य अभ्यास होता है, तो वो भी दूसरे देश को डराने जैसा लग सकता है। जब भरोसा कम और डर ज्यादा हो जाता है, तो गलतफहमियों की संभावना बढ़ जाती है। मीडिया और सोशल मीडिया भी इस संघर्ष की साइकोलॉजी को बहुत प्रभावित करते हैं। आज के समय में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। कभी किसी देश को हीरो के रूप में दिखाया जाता है और कभी दूसरे को खलनायक के रूप में। इससे आम लोगों की भावनाएं तेजी से बदलती हैं। लोग गुस्सा, डर और राष्ट्रवाद से भर जाते हैं। जब जनता की भावनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं, तो सरकारों पर भी दबाव बढ़ जाता है कि वे सख्त कदम उठाएं। अगर गहराई से देखा जाए तो ईरान और इजराइल का संघर्ष
सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये डर और सुरक्षा की भावना के बीच संघर्ष है। ये पहचान और विचारधारा की टक्कर है। दोनों देश खुद को सही और दूसरे को खतरा मानते हैं। यही कारण है कि ये तनाव बार बार बढ़ जाता है और पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाता है। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि ज्यादातर बड़े युद्ध अचानक नहीं शुरू होते। वे धीरे धीरे पैदा होने वाले डर, अविश्वास और राजनीतिक तनाव का परिणाम होते हैं। जब लोग और देश एक दूसरे को समझने के बजाय सिर्फ दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, तो संघर्ष और गहरा हो जाता है। ईरान और इजराइल के बीच की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, जहां दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से खुद को सही मानते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। वो है शक्ति की मनोविज्ञान। दुनिया की राजनीति में हर देश सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं चाहता, बल्कि प्रभावशाली भी बनना चाहता है। जब कोई देश अपने क्षेत्र में ताकतवर बन जाता है, तो वो चाहता है कि बाकी देश भी उसकी ताकत को स्वीकार करें। ईरान भी मध्य पूर्व में खुद को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और उसका प्रभाव बढ़े। दूसरी तरफ इजराइल पहले से ही तकनीक, सेना और खुफिया एजेंसियों के कारण एक मजबूत देश माना जाता है। जब दो शक्तिशाली देश एक ही क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, जिसे मनोविज्ञान में परसेप्शन यानी धारणा कहा जाता है। कई बार असली समस्या से ज्यादा खतरनाक वो धारणा होती है जो लोगों के दिमाग में बन जाती है। अगर एक देश को लगता है कि दूसरा देश उसका दुश्मन है, तो वो हर छोटी घटना को भी खतरे के रूप में देखने लगता है। यही वजह है कि कभी कभी साधारण राजनीतिक बयान भी बड़े विवाद में बदल जाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच भी यही हो रहा है। दोनों देशों के बीच भरोसा बहुत कम है और शक बहुत ज्यादा है। जब भरोसा खत्म हो जाता है, तो हर कदम संदेह के साथ देखा जाता है। इस संघर्ष में नेताओं की मनोविज्ञान भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हर नेता चाहता है कि उसके देश के लोग उसे मजबूत और साहसी नेता के रूप में देखें। अगर कोई नेता कमजोर दिखाई देता है, तो उसकी लोकप्रियता कम हो सकती है। इसलिए कई बार नेता ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता को मजबूत संदेश देते हैं। सख्त बयान देना, सैन्य शक्ति दिखाना या कड़ी प्रतिक्रिया देना कई बार राजनीतिक छवि को मजबूत करने का तरीका भी होता है। ये सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय गर्व यानी नेशनलिज्म भी इस संघर्ष को प्रभावित करता है। जब किसी देश के लोग अपने राष्ट्र पर गर्व करते हैं, तो वे अपने देश की आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। अगर कोई दूसरा देश उनके खिलाफ बोलता है, तो उन्हें ये अपमान जैसा लगता है। इससे जनता की भावनाएं और भी तीखी हो जाती है। ईरान और इजराइल दोनों देशों में राष्ट्रवाद की भावना काफी मजबूत है। यही कारण है कि जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो लोगों की भावनाएं भी तेजी से भड़क जाती है। इस संघर्ष में भविष्य का डर भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। अगर किसी देश को लगता है कि भविष्य में उसका दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो वो पहले ही कदम उठाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि कई बार देश संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले से कार्रवाई करते हैं। इसे प्रिवेंटिव थिंकिंग कहा जाता है, यानी खतरा आने से पहले ही उसे रोक देना। ये सोच कई बार युद्ध को रोकती भी है और कई बार उसे शुरू भी कर देती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है स्मृतियों की मनोविज्ञान यानी कलेक्टिव मेमोरी। हर देश के लोगों के मन में इतिहास की कुछ घटनाएं बहुत गहराई से बस जाती है। ये घटनाएं उनकी सोच और फैसलों को प्रभावित करती है। इजराइल के लोगों के लिए इतिहास में हुए अत्याचार और संघर्ष की यादें बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं ईरान के लिए विदेशी हस्तक्षेप और राजनीतिक संघर्ष की यादें गहरी हैं। जब इतिहास की यादें वर्तमान राजनीति से जुड़ जाती हैं, तो भावनाएं और भी मजबूत हो जाती है। अगर पूरी तस्वीर को देखें, तो ये स्पष्ट होता है कि ये संघर्ष सिर्फ राजनीति या सेना की ताकत का मामला नहीं है।
इसके पीछे इंसानी भावनाएं, डर, पहचान, विचारधारा और इतिहास सब एक साथ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यह स्थिति इतनी जटिल और संवेदनशील है। दुनिया के कई बड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर देशों के बीच भरोसा और संवाद बढ़े तो कई तनाव कम हो सकते हैं। लेकिन जब अविश्वास ज्यादा और संवाद कम हो जाता है तो संघर्ष का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए ईरान और इजराइल का तनाव हमें एक बड़ी सीख देता है। यह हमें दिखाता है कि दुनिया की राजनीति सिर्फ नक्शे और सीमाओं की कहानी नहीं है। ये इंसानी दिमाग, भावनाओं और सोच की भी कहानी है। जब डर और शक बढ़ते हैं तो संघर्ष पैदा होता है, लेकिन जब समझ और संवाद बढ़ते हैं तो शांति की संभावना भी पैदा होती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है डर का चक्र। जब दो देशों के बीच भरोसा खत्म हो जाता है तो हर कदम डर पैदा करने लगता है। अगर एक देश अपनी सेना मजबूत करता है तो दूसरा देश उसे खतरे के रूप में देखता है और वह भी अपनी ताकत बढ़ाने लगता है। फिर पहला देश और ज्यादा तैयारी करता है। इस तरह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें दोनों देश खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए भी एक दूसरे के लिए और बड़ा खतरा बन जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे सिक्योरिटी डिलेमा कहा जाता है, यानी हर देश अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाता है, लेकिन वही कदम दूसरे देश के लिए डर का कारण बन जाता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज होती है सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना। देशों की राजनीति में प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। अगर किसी देश को लगता है कि उसकी छवि कमजोर हो रही है तो वो उसे सुधारने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। कई बार देशों के बीच संघर्ष सिर्फ इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कोई भी देश पीछे हटकर कमजोर दिखाई नहीं देना चाहता। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें हर देश अपनी ताकत और सम्मान को बचाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में भावनात्मक निर्णय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि देशों के फैसले पूरी तरह तर्क और रणनीति से लिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हमेशा नहीं होता। नेता भी इंसान होते हैं और उन पर भी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। जब माहौल तनावपूर्ण होता है, जब मीडिया लगातार दबाव बनाता है और जब जनता की भावनाएं भड़क जाती हैं, तो कई बार फैसले जल्दी और भावनात्मक रूप से लिए जाते हैं। ऐसे फैसले कभी कभी स्थिति को और जटिल बना देते हैं। इसके अलावा प्रचार और कहानी बनाने की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर देश अपने लोगों को एक कहानी सुनाता है। वो कहानी ये बताती है कि उनका देश सही है और दुश्मन गलत है। इस तरह की कहानियां लोगों के मन में गहराई से बैठ जाती है। जब लोग बार बार एक ही कहानी सुनते हैं तो वो उनकी सच्चाई बन जाती है। यही कारण है कि युद्ध के समय मीडिया और प्रचार का इतना बड़ा महत्व होता है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि लोगों की सोच को भी प्रभावित करता है। एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है भविष्य की कल्पना। जब देश अपने भविष्य को खतरे में देखते हैं तो वे वर्तमान में ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। अगर किसी देश को लगता है कि कुछ सालों बाद उसका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो वो अभी ही कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। ये सोच कई बार तनाव को और बढ़ा देती है, क्योंकि हर देश भविष्य को लेकर अलग अलग अंदाजा लगाता है। लेकिन इन सब के बीच एक सकारात्मक पहलू भी है। मनोविज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जिस तरह डर और अविश्वास संघर्ष पैदा करते हैं, उसी तरह संवाद और समझ शांति पैदा कर सकते हैं। जब देश एक दूसरे से बात करते हैं, जब वे एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, तो गलतफहमियां कम हो सकती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लंबे समय तक दुश्मन रहे देशों ने बातचीत के जरिए अपने रिश्ते बेहतर किए हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझ से आता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें एक और गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान देना होगा, और वो है डर और शक्ति के बीच का संतुलन। दुनिया के लगभग हर संघर्ष में ये संतुलन दिखाई देता है। जब किसी देश को लगता है कि उसका दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो रहा है,
तो उसके मन में असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। यही असुरक्षा उसे और ज्यादा ताकत जुटाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब वो अपनी ताकत बढ़ाता है तो दूसरा देश और ज्यादा डर जाता है। इस तरह दोनों देश एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां हर कदम उन्हें और दूर ले जाता है। इस स्थिति में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे गलतफहमी की मनोविज्ञान कहा जा सकता है। कई बार देशों के बीच असली समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि उसके बारे में बनी हुई धारणाएं होती है। अगर एक देश किसी कदम को रक्षात्मक मानता है और दूसरा देश उसी कदम को आक्रामक समझ लेता है, तो तनाव तेजी से बढ़ सकता है। इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए हैं जो गलत फहमियों और संदेह के कारण शुरू हुए। इजराइल और ईरान के बीच भी यही समस्या दिखाई देती है। दोनों देशों के बीच सीधा भरोसा लगभग नहीं के बराबर है। जब भरोसा नहीं होता तो हर बयान और हर कदम को शक की नजर से देखा जाता है। अगर कोई सैन्य अभ्यास होता है तो उसे सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि संभावित हमले की तैयारी माना जा सकता है। इसी तरह अगर कोई राजनीतिक बयान दिया जाता है तो उसे धमकी के रूप में समझा जा सकता है। जब यह माहौल लगातार बना रहता है तो तनाव धीरे धीरे सामान्य स्थिति बन जाता है। इसके साथ ही समूह की पहचान भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इंसान हमेशा खुद को किसी न किसी समूह से जोड़कर देखता है, धर्म, संस्कृति, भाषा या राष्ट्र। जब दो अलग पहचान वाले समूह आमने सामने होते हैं तो उनके बीच दूरी बढ़ सकती है। इस दूरी के कारण एक दूसरे के प्रति सहानुभूति कम हो जाती है और अविश्वास बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग अपने देश के फैसलों का समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनके समूह से जुड़ा हुआ है। इस पूरे संघर्ष में भावनाओं का प्रभाव भी बहुत बड़ा है। डर, गुस्सा, गर्व और अपमान, ये सभी भावनाएं राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकती है। जब किसी देश को लगता है कि उसका अपमान हुआ है तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कठोर कदम उठा सकता है। इसी तरह जब किसी देश के लोगों को डर महसूस होता है तो वे अपनी सरकार से ज्यादा सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। इस तरह जनता की भावनाएं भी नीतियों को प्रभावित करने लगती है। इसके अलावा सूचना का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और इंटरनेट के कारण लोग हर छोटी बड़ी घटना से तुरंत जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी जानकारी अधूरी या पक्षपाती भी हो सकती है। जब लोग एक ही तरह की खबरें बार बार देखते हैं तो उनकी सोच भी उसी दिशा में बनने लगती है। इससे लोगों की राय और भी मजबूत हो जाती है और वे दूसरे नजरिए को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। अगर हम इस पूरी स्थिति को मनोविज्ञान की नजर से देखें तो हमें समझ आता है कि संघर्ष सिर्फ सीमाओं या संसाधनों का मामला नहीं होता। ये इंसानी दिमाग में बनने वाली धारणाओं, डर और भावनाओं का भी परिणाम होता है। जब ये भावनाएं और धारणाएं लंबे समय तक बनी रहती है तो संघर्ष भी लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि कोई भी संघर्ष हमेशा के लिए नहीं रहता। जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब संवाद के नए रास्ते खुलते हैं और जब लोग एक दूसरे को नए नजरिए से देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे तनाव कम हो सकता है। कई बार छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। इसलिए ईरान और इजराइल का संघर्ष हमें यह समझने का मौका देता है कि दुनिया की राजनीति में मनोविज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाता है कि डर और अविश्वास कैसे बड़े संघर्ष पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह भी दिखाता है कि समझ, संवाद और संतुलन से ही लंबे समय तक शांति संभव हो सकती है। और अब इस कहानी के अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या ऐसे संघर्ष कभी खत्म हो सकते हैं? इतिहास बताता है कि दुनिया के कई बड़े युद्ध और दुश्मनियां हमेशा के लिए नहीं चली। कभी यूरोप के देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने सहयोग और समझ का रास्ता चुना। इससे ये बात साफ होती है कि जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल सकती है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव भी सिर्फ हथियारों की ताकत से तय नहीं होगा। इसके पीछे जो डर, अविश्वास
और विचारधाराएं हैं, वही इस संघर्ष को गहराई देती है। जब तक इन मनोवैज्ञानिक कारणों को समझा नहीं जाएगा, तब तक असली समाधान खोजना मुश्किल रहेगा। कई बार युद्ध बंदूक से नहीं, बल्कि दिमाग में शुरू होता है, और अगर शुरुआत दिमाग में होती है, तो उसका समाधान भी समझ और सोच में बदलाव से ही आ सकता है। दुनिया की राजनीति में एक सच्चाई ये भी है कि हर देश खुद को सही मानता है। हर देश की अपनी कहानी होती है, अपना इतिहास होता है और अपने डर होते हैं। जब दो अलग अलग कहानियां आमने सामने आती हैं, तो टकराव होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन अगर उन कहानियों को समझने की कोशिश की जाए, तो शायद संघर्ष की जगह संवाद की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे संघर्ष की साइकोलॉजी हमें एक गहरी सीख देती है। ये सिखाती है कि डर इंसान को रक्षात्मक भी बना सकता है और आक्रामक भी। ये सिखाती है कि पहचान और विचारधारा लोगों को एकजुट भी कर सकती है और अलग भी कर सकती है। और ये भी सिखाती है कि जब लोग अपने डर और गुस्से को समझने लगते हैं, तो वे बेहतर फैसले लेने के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए ईरान और इजराइल का संघर्ष सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये इंसानी सोच, भावनाओं और इतिहास की कहानी भी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे डर, शक्ति, पहचान और विचारधारा मिलकर दुनिया की राजनीति को आकार देते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर हम युद्ध की असली जड़ को समझ लें, तो शांति की संभावना भी कहीं न कहीं जरूर मौजूद होती है। क्योंकि आखिरकार युद्ध की शुरुआत इंसान के दिमाग में होती है, और शांति की शुरुआत भी वहीं से हो सकती।